हेलो गाइस। ओनली यूपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। करेंट अफेयर्स के इस सेशन में हम लोग आज देखेंगे 5 और 6 अप्रैल के कुछ करेंट अफेयर्स। तो चलिए हम लेकर के आए हैं आपके लिए द हिंदू के कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो न्यूज़ है वो है भूटान किंग और इंडियाज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी के जो मीटिंग है उनके बारे में। तो जैसा कि आपको पता है डोकलाम इशू के बारे में। डोकलाम ट्राई जंक्शन पॉइंट है इंडिया, चाइना और भूटान के बीच का। तो पिछले साल कुछ इशू हो गया था, वहाँ पे एक स्टैंड ऑफ हुआ था चाइना को लेकर के, चाइना का इंट्रूजन को लेकर के। तो उसको टैकल करने के लिए इंडियन आर्मी ने अपना रोल निभाया था। कल भूटान का कुछ बयान आया था, उसके बारे में इंडिया काफ़ी कंसर्न है, क्योंकि वो डोकलाम भूटान का टेरिटरी है और डोकलाम जो कि चिकन नेक के बहुत पास है। तो उसमें अगर कुछ भी इंट्रूजन होता है, चाइनीज़ का कोई भी इंट्रूजन होता है किसी भी प्रकार का, तो स्ट्रैटेजिक रूप से इंडिया के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि पास में ही हमारा चिकन नेक कॉरिडोर है। तो इसके लिए इंडिया के लिए वो बहुत सेंसिटिव इशू हो जाता है। तो जब भूटान का बयान आया कल कि ये जो भी इशू है डोकलाम का, वो सिर्फ इंडिया और भूटान का इशू नहीं है, उसमें चाइना का भी कुछ सेइंग होना चाहिए। तो ये इशू इंडिया के लिए काफ़ी चिंताजनक है। इसके लिए ये मीटिंग रखी गई है और इस मीटिंग में देखते हैं अभी क्या आउटकम होता है। इसके बारे में अभी न्यूज़ ऑनगोइंग प्रोसेस में है। नेक्स्ट न्यूज़ है वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक आपको पता है, वर्ल्ड बैंक पिछले ये समय समय पे इकोनॉमिक ग्रोथ इन जीडीपी के बारे में इस्टीमेट करके लोगों को इन्फॉर्म करती, कंट्रीज़ को इन्फॉर्म करती रहती है। तो इस बारे में इस्टीमेट ग्रोथ आया था इनका, वो बताया गया था कि ये 6.6 होगा, लेकिन अब फिर से इन्होंने रिकैलकुलेट किया और बताया कि ये अब 6.3 इस्टीमेट रहेगा फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए। इसके लिए ये न्यूज़ में है कि इन्होंने पहले एस्टिमेट किया 6.6, अब 6.3 कर दिया। तो ये जो वर्ल्ड बैंक ने इंडिया का ग्रोथ है जो लोअर दिखाया, लोअर फोरकास्ट किया, इसके बारे में ये न्यूज़ है। तो आपको ये न्यूज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको इसके कुछ स्टैटिक पोर्शन की वर्ल्ड बैंक का गठन कैसे हुआ। वर्ल्ड बैंक का गठन के लिए आपको याद होना चाहिए एक ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस है। ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस जो हुआ था 1944 में, तब इस वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ था। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है, जो कि यूएसए में है। ठीक है, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है आपको मालूम होनी चाहिए। फिर आगे चलते हैं। ये तो हालांकि लोकल न्यूज़ है, लेकिन फिर भी ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि राजस्थान एक पहला स्टेट बन गया है जो कि राइट टू हेल्थ का कानून बनाया है जिसने। तो राइट टू हेल्थ को कानून तो इसने बना दिया था, लेकिन इसको लेकर के पिछले 2 सप्ताह से प्रोटेस्ट हो रहे थे, पूरे स्ट्राइक हो रखा था पूरे राजस्थान में। स्ट्राइक इनका था, तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के स्टाफ थे और डॉक्टर्स थे, उनका था ये। क्योंकि इस कानून के तहत इनको इमरजेंसी के केस में अगर किसी को भी इमरजेंसी ट्रीटमेंट केयर की ज़रूरत हो, तो विदाउट प्री पेमेंट उनको एडमिशन देना पड़ेगा उस पेशेंट को, ऐसा इस कानून में बताया गया था। तो इस कानून के परव्यू में सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो आते ही थे, उसके साथ साथ इन्होंने कानून में बताया था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी इसमें आएंगे। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले फिर प्रोटेस्ट करने लगे कि वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल जो कि गवर्नमेंट से ना तो किसी तरह का एड लेते हैं, ना ही किसी तरह की सब्सिडी लेते हैं, तो उनको इस परव्यू में क्यों रखा गया है। तो इसको लेकर के प्रोटेस्ट था। तो फाइनली सरकार ने इनकी बातें मान ली है और इस प्राइवेट हॉस्पिटल्स को इस कानून के परव्यू से बाहर रख दिया गया है। तो अब सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये कानून लागू होगा। ठीक है, तो आप राजस्थान में किसी भी पर्सन का अगर इमरजेंसी ट्रीटमेंट केयर की ज़रूरत होती है, तो विदाउट प्री पेमेंट
आपको पहले बिना पैसे की चिंता किए हुए उसको एडमिशन देना पड़ेगा। तो ये कानून हो गया हेल्थ बिल के लिए। चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तो नाथुला एक सिक्किम में एक पास है। ये इंडिया को चाइना से कनेक्ट करता है। तो आपको पता होगा इंडिया का मैप, अगर आपको याद हो, अगर आपके दिमाग में हो, तो आपको पता है इंडिया का मैप इस तरह का है। और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको लोकेशन दिखा दूँ। ये नेपाल और ये सिक्किम, ये नॉर्थ इंडिया, और फिर ये इधर का अपना इंडिया हो गया। ठीक है, तो इस तरह का कुछ इंडिया है। तो इस इंडिया में ये जो पार्ट है ये सिक्किम का पार्ट है। ठीक है, तो सिक्किम के पार्ट में इधर भूटान है, इधर नेपाल है और इधर चाइना है। तो चाइना से इंडिया को कनेक्ट करने के लिए एक पास है जिसका नाम है नाथुला पास। तो नाथुला पास का लोकेशन आपको पता होना चाहिए और एवलांचे के बारे में पता होना चाहिए। एवलांचे क्या होता है, नाथुला में जो एवलांचे हुआ है, तो एवलांचे होता क्या है, तो आपको पता होगा लैंडस्लाइड, आपने नाम सुना होगा भूस्खलन। तो लैंडस्लाइड क्या होता है, भूस्खलन, जब मिट्टी बारिश के कारण वो मिट्टी अपना स्थान छोड़ देती है, उसका लैंड का खिसकना होता है बारिश के कारण या ग्रेविटी के कारण, दोनों मिल के जब फोर्स लगता है किसी भी लूज सॉइल पे, किसी भी लूज माउंटेन पे, तो उनका जो खिसकना होता है नीचे की ओर, उस खिसकने को लैंडस्लाइड बोलते हैं। और यही सिचुएशन अगर बर्फ़ के साथ हो जाए तो ये एवलांचे कहलाता है। यानी कि जब बर्फ़ की पहाड़ रहे तो बर्फ़ का ये खिसकना होता है ग्रेविटी के कारण, तो उस केस को एवलांचे कहते हैं। तो एवलांचे और लैंडस्लाइड का बेसिक डिफरेंस आपको पता चल गया होगा, ये आपको याद रखना है। उसके बाद ये जो एवलांचे हुआ जिसमें 20 लोग मर गए थे, तो इस 20 से 30 टूरिस्ट हैं, ये भी इनको ये रेस्क्यू किया गया है। ये जो सिक्किम में घटना हुई इसके बारे में सिर्फ हमें इतना जानना है कि नाथुला पास कहाँ है। तो नाथुला पास सिक्किम में है, और नाथुला पास के पास और भी कुछ पास हैं आपको याद रखने चाहिए। एक है नाकुला, नाथुला और जलेपला। तो ये 3 पास हैं सिक्किम के, आपको याद होने चाहिए, ये नॉर्थ से साउथ आते समय। ठीक है, फिर बढ़ते हैं आज के इस न्यूज़ की तरफ। तो ऑस्ट्रेलिया ने टिकटॉक को बैन कर दिया। आपको पता है इंडिया ने ऑलरेडी टिकटॉक बैन कर रखा है। टिकटॉक एक चाइनीज़ ऐप है, वीडियो शेयरिंग ऐप। तो अभी ऑस्ट्रेलिया ने इसे बैन कर दिया है कि किसी भी फेडरल गवर्नमेंट के डिवाइसेस में इस ऐप का उपयोग नहीं किया जा सकता, इस ऐप को आप इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो इस आर्टिकल को लेने का मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि इसमें एक टर्म मेंशन है 5 आइज़। तो 5 आइज़ क्या है? 5 आइज़ है एक 5 पार्टनर्स का ग्रुप है जो आपस में इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन का शेयर करते हैं। जो भी उनका सिक्योरिटी होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी या इंटरनेशनल सिक्योरिटी, जो भी उससे रिलेटेड होता है, वो अपना उनका इंटेलिजेंस, उस कंट्री का इंटेलिजेंस आपस में, ये 5 कंट्री का जो ग्रुप है, ये पांचों कंट्री आपस में शेयर कर देते हैं। तो इसमें कौन कौन से ग्रुप हैं? तो एक आप जान गए कि ये ऑस्ट्रेलिया था, इसके अलावा यूएस है, कनाडा है, ब्रिटेन है, न्यूजीलैंड है। ठीक है, तो यूएस, कनाडा, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड ने तो ऑलरेडी सिमिलर स्टेप ये जो टिकटॉक बैन का है वो उन्होंने ले रखा है, लेकिन ये लास्ट 5 आइज़ कंट्री थे जिसने ये डिसीजन लिया। तो ये था आज का इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स, और चलते हैं अब आगे। तो चलिए दोस्तों, आज का ये सेशन आगे बढ़ाते हुए देख लेते हैं 6 अप्रैल के करंट अफेयर्स। तो सबसे पहली न्यूज़ आई है पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में। तो आपने पहले भी नाम सुना होगा पेगासस सॉफ्टवेयर। ये स्पाईवेयर की तरह यूज किया जाता था कुछ गवर्नमेंट एजेंसीज़ के द्वारा। तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये डेवलप किया गया था एक कंपनी के द्वारा, जो कि इजरायली बेस्ड स्पाईवेयर कंपनी थी, फर्म थी। तो उसी के सिमिलर काइंड ऑफ एक और कंपनी का नाम आया है जिसका नाम है कोग्निट सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ठीक है, तो कोग्निट सॉफ्टवेयर लिमिटेड ने
ये जो डेवलप किया है सॉफ्टवेयर नाम आया है, तो ये उसी की तरह पेगासस सॉफ्टवेयर की तरह ही ये दूसरा सॉफ्टवेयर है, स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर, और इसके लिए एक फर्म का नाम आया है कॉग्निट सॉफ्टवेयर लिमिटेड। ठीक है, इस ये भी उसी तरह बदनाम है, और यूएस के कुछ इन्वेस्टर तो इस पे बैन भी लगा रखा है, इन्होंने लॉ सूट फाइल कर रखा है। तो इसके बारे में बताया जाता है कि ये रेगुलरली टारगेट करते हैं किस तरह के, इन सॉफ्टवेयर की मदद से क्या किया जाता है, तो रेगुलरली टारगेट किया जाता है जर्नलिस्ट को, जो भी गवर्नमेंट के डिसेंट मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ बात करते हो या उनको क्रिटिसाइज़ करते हो अथॉरिटीज़ को उनके खिलाफ, या फैमिली ऑफ अपोजिशन पार्टीज़ को, या ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, इन सब लोगों को टारगेट किया जाता है। तो ये काफ़ी सस्पिशियस टाइप की ये सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये सब जो न्यूज आया है, ये आया है किसके बारे में, तो ये कहा गया है ये जो सॉफ्टवेयर है ये यूज किया गया है इंडियन डिफेंस एजेंसीज के द्वारा। तो इंडियन डिफेंस एजेंसीज ने ये परचेज किया है इजरायली स्पाईवेयर, तो उसी के बारे में ये न्यूज आई है। लेकिन डिफेंस सोर्सेज का कहना है कि हमारे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट ही नहीं है इंडियन आर्मी के पास जो कि मॉनिटर कर सके कम्युनिकेशन को, इस तरह के कम्युनिकेशन के डिवाइसेस को या स्मार्टफोन को, इस तरह से हमारे पास ऐसा कोई इक्विपमेंट ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ओवर द 3 ईयर ये पता चला है कि कॉग्निट, जिसके कि पेरेंट कंपनी वेरिएंट सिस्टम इंक है, इसने सप्लाई किया है कंप्यूटर गियर्स टू द सिग्नल इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट, यानी कि एसआईडी को ये सप्लाई करते रहे हैं कंप्यूटर गियर्स, जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी DIA के तहत आता है। तो इन्हीं सब कारणों से ये न्यूज़ में है कि डिफेंस जो मिनिस्ट्री है इंटेलिजेंस एजेंसी वाली खास करके, इन्होंने तो सामान मंगवाया है 3 साल में, लेकिन अभी कहते हैं कि इनके पास कोई इक्विपमेंट ही नहीं है जिससे कि ये ऐसा कुछ कम्युनिकेशन को ये कर सकें, मॉनिटर कर सकें। तो ये थी न्यूज़। चलिए आज के अगले न्यूज़ में पढ़ते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गवर्नमेंट पॉलिसी पे जो भी क्रिटिकली एनालिसिस देते हैं या क्रिटिकल व्यूज़ रखते हैं, तो उनको एंटी एस्टेब्लिशमेंट का टर्म नहीं दिया जा सकता है। तो इसमें बताया गया था कि ये जो मीडिया वन है ये अनइथिकल एक्टिविटीज़ में लिप्त है, और ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट हमेशा व्यूज़ रखती है, तो इस कारण से इसके फाइनेंसेस को कर्टेल किया गया था, इसको बैन किया गया था। लेकिन फिर बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को देखा, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट एंटी गवर्नमेंट पॉलिसी को, मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी के खिलाफ अगर कोई क्रिटिकल व्यूज़ रखता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एंटी गवर्नमेंट हो, एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो। तो ये सब डेमोक्रेसी की निशानी है कि एक इंडिपेंडेंट प्रेस होना चाहिए जो कि आराम से काम करे, ताकि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का रोबस्ट फंक्शन बना रहे। तो इस तरह से कोर्ट ने ऑर्डर किया गवर्नमेंट को कि इस टेलीकास्ट जो कंपनी है उसको रीन्यू करे, उसके परमिशन को रीन्यू करे विदिन 4 वीक। तो ये फिर से चालू होने वाला है। फिर चलते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। तो अगले न्यूज़ में है NPCI के बारे में। आपने पढ़ा होगा, अभी कल परसों न्यूज़ में आई थी कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, RBI ने अनाउंस किया है कि 2000 के ऊपर जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उस पर 1.1% के इंटरचेंज फ़ी चार्ज किए जाएंगे। तो लेकिन उसी के बारे में ये क्लेरिफिकेशन देते हुए है कि ये जो चार्जेस हैं, ये न्यू इंटरचेंज चार्जेस हैं, वो अप्लीकेबल सिर्फ PPI मर्चेंट्स ट्रांजैक्शन के लिए होंगे, ना कि आम नागरिक के लिए होंगे। अगर आप बैंक ए से बैंक बी में UPI के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं, जैसा कि जनरली हम लोग करते हैं, यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो इसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं लगेगा, अभी भी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एक वॉलेट यूज करते हैं, जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया या अमेजन पे हो गया, ये वॉलेट अगर यूज करते हैं
और वॉलेट ए से वॉलेट बी में ट्रांसफ़र करते हैं, तो इस वॉलेट टू वॉलेट ट्रांजेक्शन में अगर ये 2000 से ऊपर का अगर ये ट्रांजेक्शन हुआ तब इस पे 1.1% का चार्ज लेवी किया जाएगा। तो ये कहा गया है, इसे कहते हैं PPI मॉडल, यानी कि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट मेथड। ठीक है, तो इस मेथड में आपको वॉलेट में पैसे पहले से जमा करके रखने होते हैं, अपलोड करके रखने होते हैं, तो इसी बेसिस पे ये ट्रांजैक्शन का कॉस्ट लगने वाला है। आपको अपना जो नॉर्मल UPI मेथड होता है उसमें कोई कॉस्ट अभी भी नहीं लगेगा, पहले भी नहीं लगता था। तो ये क्लियरिफिकेशन है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर एक अच्छी न्यूज़ आई है कि पद्म विभूषण अवार्ड सबको बांटे गए, पद्म अवार्ड सबको मिले हैं। जो किनको अवार्ड मिला है, तो कुछ फेमस पर्सन हैं जिनके नाम आपको पता ही होने चाहिए, क्योंकि किसी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो जैसे जो यूपी के पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मुलायम सिंह यादव, जिनका अभी निधन हो गया था कुछ दिन पहले, उनको मिला है। तो उनके बदले में उनके पुत्र अखिलेश यादव वो ये अवार्ड लेने आए हैं। और फिर एक दिलीप महालनोबिस थे, जिनको जाना जाता है कि वो ORS का जो सॉल्यूशन है उसके लिए बहुत उन्होंने वर्क किया था। तो ORS सॉल्यूशन जो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जो डिहाइड्रेशन के केस में जो पेशेंट को दिया जाता है, इसके लिए इन्होंने बहुत प्रोफेशनल वर्क किया था मेडिसिन में। तो दिलीप महालनोबिस को पद्म विभूषण इनके लिए दिया गया है। तो ये दोनों को पद्म विभूषण हो गया, मुलायम सिंह यादव और दिलीप महालनोबिस को। ठीक है, और इसके अलावा सुधा मूर्ति हैं, जो कि ऑथर हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती हैं। आप इनको ज़रूर देखे होंगे। उसके बाद एक फिजिसिस्ट हैं दीपक धार, इनको भी मिला है एस्थेटिकल फिजिक्स के लिए। एक नोबलिस्ट हैं SL भारियप्पा, और वैदिक स्कॉलर है त्रिदंडी चिन्ना GR स्वामी जी, इनको भी मिला है। इन सबको पद्म विभूषण मिला है। तो इतने लोगों को पद्म भूषण मिला है, पद्म भूषण। और हमने पहले पढ़ा था 2 लोगों को इनको मिला है पद्म विभूषण। ठीक है, इस बार कुल मिलाकर के 53 लोगों को अवार्ड दिया गया है। फिर चलते हैं, एक ये उतनी कुछ खास न्यूज़ नहीं है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। ये पॉलिटिकल पार्टीज थे जो गए थे सुप्रीम कोर्ट, वहाँ पेटिशन फाइल करने के लिए, ज्वाइंट पेटिशन फाइल करने के लिए 14 अपोजिशन पार्टी यूनाइट होकर के, 14 नेशनल पार्टीज जो थी अपोजिशन की, उनके लीडर यूनाइट होकर के गए थे एक पेटिशन फाइल करने अगेंस्ट द सेंटर। ठीक है, उन्होंने आरोप लगाया था कि ED और CBI का यूज किया जा रहा है ओपोजिशन के पार्टी को ओप्रेस करने के लिए, गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिसाइज करते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू जो डिसएग्रीमेंट में रहते हैं उनके खिलाफ ED और CBI को यूज किया जा रहा है। तो इस तरह के मिसयूज से क्या हो रहा है कि इनके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकल जा रहा है, तो उनको अरेस्ट होना पड़ जा रहा है। तो इससे बचने के लिए, इसको थोड़ा डिले करने के लिए उनका प्रपोजल था कि ट्रिपल टेस्ट लाया जाए, ताकि जब भी इनके खिलाफ कोई अरेस्ट वारंट जारी हो या कोई रिमांड जारी हो, तो पहले ट्रिपल टेस्ट किया जाए, डायरेक्टली उनको अरेस्ट ना कर लिया जाए। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं, पॉलिटिकल लीडर भी बेसिकली एक सिटीजन ही होता है, उनके पास कुछ स्पेशल पावर्स नहीं होते हैं, उनके कुछ स्पेशल राइट नहीं होते हैं इस कंट्री में। आपके लिए भी कानून वैसा ही है जैसा एक साधारण सिटीजन के लिए है। तो आपके लिए कोई भी एक्स्ट्रा इम्यूनिटी आप लोगों को नहीं एंजॉय करने के लिए दिया जाएगा। आप लोग भी सिंपल ऑर्डिनरी पर्सन की तरह आपको भी ट्रीट किया जाएगा। तो आप लोग ये एक्सपेक्ट मत करें। तो ऐसा जैसा ही इनका चीफ जस्टिस का ये बयान आया, तो इन्होंने विड्रॉ कर लिया ये ज्वाइंट पिटीशन सारा। ठीक है, फिर है लंपी स्किन डिजीज़ के बारे में। तो कहा गया है कि लंपी स्किन डिजीज़ के कारण मार्केट में घी, बटर और मिल्क की स्कार्सिटी हो गई है थोड़ी। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ऐसा हो सकता है
क्योंकि एक 1.89 लाख कैटल रिसेंटली लंपी डिजीज के कारण अपने जान गंवा चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, इसके कारण इस इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, डेयरी इंडस्ट्री पे। इसीलिए, और दूसरी बात ये भी है कि फॉडर जो चारा होता है जानवरों का, कैटल्स का, उनके चारे के दामों में भी प्राइस बढ़ा है इन्फ्लेशन के कारण। तो ये जो इन्फ्लेशन के कारण एक तो चारा का दाम बढ़ गया, और दूसरी बात कि 1.8 लाख कैटल जो कि लंपी स्किन डिजीज है, इनके कारण जान दे बैठे। तो इसके कारण भी ये स्कार्सिटी होने जा रही है, ऐसा अनुमान किया जा रहा है। तो ये जो चारा है, चारा का जो दाम बढ़ने का मेन कारण क्या है कि कल्टीवेशन एरिया बताया गया है कि कंट्री में लगभग पिछले 5 डिकेड से, यानी कि 50 सालों से लगभग 4% ही हैं। 4% अपने पूरे भारत का, अपने पूरे इंडिया का मात्र 4% ये कल्टीवेशन एरिया है। और इसी कल्टीवेशन एरिया में हर बार डेयरी इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है। डेयरी इंडस्ट्री अपना 6% के ग्रोथ रेट से ग्रो कर रही है, 6% से। तो डेयरी इंडस्ट्री तो बड़ा होती जा रही है, लेकिन जो कल्टीवेशन एरिया है ये 4% ही है। तो इसके कारण इन्फ्लेशन आता जा रहा है, चारा के दाम में बढ़ोतरी होती जा रही है। ठीक है, तो ये भी एक कारण है जिसके कारण मिल्क और डेयरी इंडस्ट्री में थोड़ा स्टैग्नेंसी आ गया है, थोड़ा ठहराव आ गया है। तो कहा गया है कि ये सब को ठीक किया जा सकता है अगर इन्वेस्टमेंट फार्मर्स के लिए और इंडस्ट्रीज़, फार्मर्स और इससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ को अगर मिलना शुरू हो जाता है, तो ये सब जो भी प्रॉब्लम हुई है इसको ठीक किया जा सकता है। आज की लास्ट न्यूज़ है कि इंडिया इलेक्ट किया गया है यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन के द्वारा। तो ये कमीशन में जो इलेक्शन होता है, इसमें 4 साल का टर्म होता है, जो कि 1 जनवरी 2024 से स्टार्ट होने वाला है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो मिनिस्टर हैं, आवर फॉरेन मिनिस्टर जो एस जयशंकर हैं, उन्होंने कांग्रेस भी किया है इस टीम को। और ये जो इलेक्शन हुआ था, इसमें लगभग 43 वोट पड़े थे, जिसमें से कि 46 इंडिया ने सिक्योर किए थे। तो ये काफ़ी हाई मार्जिन से इंडिया ने ये इलेक्शन प्रोसेस जीता है। और ये 4 साल का टर्म अब इंडिया को मिलने जा रहा है 1 जनवरी 2024 से, इसमें इंडिया हेड करेगा यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन को। ठीक है, तो ये थे न्यूज़। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। तो आप कमेंट करके बताएं, और चलिए मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखिए।